टॉपिक क्या हमारा आज अपना पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब होता है, हिंदी में क्या पहचान होती है पहले वो समझ लेते हैं। हिंदी में इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा आपका, रहा था, रही थी, रहे थे, और समय का जिक्र इसमें नहीं होगा। क्लियर है। उसी प्रकार हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्या पढ़ा था उसमें, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और समय का जिक्र नहीं होता है। डिफरेंस केवल इतना सा है कि हिंदी में हमें डिफरेंस ये याद रखना है कि उसमें वाक्य के अंत में क्या आता है, रहा है, रही है, रहे हैं, और उसकी पहचान क्या होती है, उसमें इजेमार के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, और यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म। क्लियर है। तो कभी भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिले, कैसा, जो सामने लिखा हुआ है, ध्यान देना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि वॉज या वर, क्या लिखा हुआ है, वॉज या वर, तो वॉज वर यहाँ पर क्या कहलाएगी, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगी। क्यों कहलाएगी हेल्पिंग वर्ब? क्योंकि सेंटेंस में कितनी क्रियाएं हैं, दो क्रियाएं। कल समझा था हमने, सेंटेंस में दो क्रियाएं हैं, तो पहली वाली क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब, सेकंड वाली क्या बन जाती है, मेन वर्ब। तो सेकंड वाली ये यहाँ पर क्या है, मेन वर्ब, और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फोर्थ फॉर्म। कौन सी फॉर्म है मेन वर्ब की, फोर्थ फॉर्म है। क्लियर है। और याद ये रखना है कि मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म के तुरंत बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिला होना चाहिए। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं हो, क्या नहीं हो, ऑब्जेक्ट नहीं हो, अगर सेंटेंस इस तरीके से अगर आपको फ्रेम किया हुआ मिले, क्या किया हुआ मिले, देखो यहाँ पर समझना, वॉज या वर लिखा हुआ है, और वॉज या वर के बाद अगर आपको बीइंग लिखा हुआ मिले, और बीइंग के बाद आपको थर्ड फॉर्म लिखी हुई मिले, और उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिले, तो समझ जाना ये पैसिव सेंटेंस है। क्या है, पैसिव है। और पैसिव किसका है, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव। तो अब आप ये कहोगे सर कि आपने ये समझाया था कि वॉज वर्ब के साथ मतलब कि आईएनजी फॉर्म आए तो टेंस कौन सा होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस, लेकिन यहाँ पर तो वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म भी लिखी हुई है और बीइंग भी लिखा हुआ है, इसका मतलब तो पास्ट कॉन्टिन्यूस ही, आप ये समझोगे ना। लेकिन आपको एक चीज़ और देखनी है कि पीछे थर्ड फॉर्म गिवन है या नहीं गिवन। अगर थर्ड फॉर्म गिवन है तो क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव जो पढ़ेंगे आगे, और अगर थर्ड फॉर्म गिवन नहीं है उसके तुरंत बाद क्या गिवन आपको, अगर यहाँ से मैं ऑब्जेक्ट, अगर थर्ड फॉर्म को रिमूव करके ऑब्जेक्ट लिख दूँ डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म के बाद, तो क्या बन जाएगा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर है। दोबारा समझ लो अच्छे से कि यदि आपका वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म लिखी हुई है और उसके तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो टेंस कौन सा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस। और वॉज वर्ब के तुरंत बाद अगर आपको आईएनजी फॉर्म लिखी हुई मिले, यानी बीइंग लिखा हुआ मिले, फिक्स है कि आईएनजी फॉर्म आएगी तो उसके साथ क्या आएगा, केवल और केवल क्या आएगा, बीइंग लिखा हुआ आएगा। और बीइंग लिखा हुआ है तो उसके तुरंत बाद थर्ड फॉर्म लिखी हुई है, तो समझ जाना क्या होगा, ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का पैसिव। पढ़ेंगे इसको आगे ब्रीफली, केवल यहाँ समझने की कोशिश करना। क्लियर है। और कल लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि वॉज या वर के तुरंत बाद अगर मेन वर्ब नहीं आए तो उसके स्थान पर क्या क्या आ सकता है, क्या क्या, जल्दी बोलते रहो मेरे साथ, क्या क्या आ सकता है उसके साथ, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटर्मिनर, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। यानी वॉज वर्ब के तुरंत बाद अगर वो चीज़ें आए तब उसे हम क्या कहते हैं, विदाउट मोशन। क्या कहते हैं, यानी पास्ट सिंपल टेंस का विदाउट मोशन उस प्रकार के वाक्य के पैसिव नहीं बनते। लेकिन वॉज या वर्ब के बाद अगर आपको आईएनजी फॉर्म लिखी हुई मिले तो उसका पैसिव बनता है। क्लियर है। तो फॉर्मूला क्या बना हमारा, यहाँ ध्यान देना, फॉर्मूला ये बना हमारा कि सब्जेक्ट यहाँ पर गिवन है। क्लियर है। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें क्या लिखा हुआ मिलेगा, वॉज या वर्ब, और वॉज या वर्ब के तुरंत बाद हमें क्या लिखा हुआ मिलेगी, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके तुरंत बाद क्या लिखा हुआ मिलेगा, हमें एक ऑब्जेक्ट लिखा हुआ मिलेगा। क्लियर है। और इस तरह का स्ट्रक्चर आपको लिखा हुआ मिले तो आपको क्या समझना है, इसे क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। और इस स्ट्रक्चर को भी आप थ्योरी में याद कर सकते हो। किसमें याद कर सकते हो, हिंदी के अंदर। कैसे याद करोगे, तो इसे ऐसे याद करना है, ध्यान से सुनना इस चीज़ को कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियम के अनुसार, क्या है, बोलते हो मेरे साथ, किसके नियम के अनुसार, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियम के अनुसार वॉज या वर्ब के तुरंत बाद, किसके बाद, वॉज या वर्ब के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों में वॉज वर्ब क्या बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब बन जाती है, जो किसकी सहायता करती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की सहायता करती है। दोबारा सुनना इस प्रोसेस को, केवल थ्योरी याद करनी है, फॉर्मूले रटोगे, कितने रटोगे आप, हिंदी आपको कंफर्टेबल है, देन डेफिनेटली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। तो समझना दोबारा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियम के अनुसार वॉज या वर्ब के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। तब इस प्रकार के वाक्यों में वॉज वर्ब क्या कहलाती है, हेल्पिंग वर्ब, जो किसकी सहायता करती है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की सहायता करती है। और ये एक बात आपको सबको पता है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, ये तो हर एक सेंटेंस में आ रहा है ना आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको दिक्कत कहाँ होती है, केवल इन मिडिल थिंग्स के अंदर,
यानी इन दो चीज़ों के अंदर आपको दिक्कत होती है कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगाएं। तो इससे आप थ्योरी में याद रख लेना, वॉज वर्ब के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करें तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करता है। तब इस प्रकार के वाक्यों में वॉज वर्ब सहायक क्रिया कहलाती है, जो कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की सहायता करती है, और इस प्रकार के वाक्य बोले जाते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के तहत। यानी जो थ्योरी आप हिंदी में पढ़ रहे हो ना, उसको आप इंग्लिश के अंदर इस सेंटेंस के अंदर भी अगर थ्योरी में कन्वर्ट कर दोगे तो दिक्कत तो जरूर होगी 3 दिन 4 दिन 5 दिन, लेकिन ये लाइफ टाइम के लिए आपका माइंड में फिट हो जाएगा। नहीं तो फॉर्मूला रटने जाओगे तो कितने रट हो गया, थ्योरी बना ली इसकी आपने, थ्योरी माइंड में फिट है तो फॉर्मूला याद नहीं हो रहा आपको, तो थ्योरी याद रख लो। थ्योरी याद है आपको कि पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नियम के अनुसार वॉज या वर के तुरंत बाद जब भी किसी मुख्य क्रिया का यूज़ करते हैं तो हमेशा मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, तब वॉज वर वहाँ पर सहायक क्रिया कहलाती है, जो कि मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी की सहायता करती है। क्लियर है। और प्रैक्टिस मेक्स मेन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते जाओगे डेफिनेटली आपके लिए सारी चीज़ें आसान होती रहेगी, लेकिन प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। विदाउट डूइंग प्रैक्टिस यू विल नॉट गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ। इफ़ यू वांट टू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ सो यू हैव टू डू इट प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बाकी आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना कि अगर हमें पहचानना पड़े हिंदी में, तो हिंदी में इसकी पहचान होती है कि वाक्य के अंत में क्या आता है आपका, रहा था, रही थी, रहे थे। अब ये रहा था, रही थी, रहे थे वाक्य के अंत में पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर भी आता है, जो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलूँ कि मैं 3 दिन से पढ़ा रहा था, क्या बोला मैंने, मैं 3 दिन से पढ़ा रहा था, मैं 2 घंटे से पढ़ा रहा था, वह 4 घंटे से खाना बना रहा था। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देखी होगी, यहाँ पर हमने रहा था बोला है सबके अंदर, लेकिन एक चीज़ और ऐड की मैंने एडिशनल, क्या ऐड की है, समय। समय ऐड किया ना मैंने इसमें। अगर मैं यही सेंटेंस इस तरीके से बोलूँ कि मैं पढ़ा रहा था, वह खाना पका रहा था, ठीक है, वह क्रिकेट खेल रहा था, तो कहीं इसमें समय का जिक्र हुआ क्या, तो समय का जिक्र नहीं हुआ है, तो समझ जाना टेंस कौन सा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कौन सा टेंस आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर है। और समय का जिक्र इसमें नहीं होगा। क्लियर है। अच्छे से माइंड में फिट कर लेना, क्योंकि लोगों की दिक्कत क्या होती है, जब मैं टेस्ट लेता हूँ उनकी प्रॉब्लम्स यही होती है कि वो वॉज वर्ब के साथ क्या यूज़ कर लेते हैं, सिंस या फॉर यूज़ कर लेते हैं, या फिर यहाँ पर अगर आपको हेड बीन यूज़ करना, भाई आपको पता है कि हेड बीन के साथ सिंस या फॉर यूज़ करेंगे हम वहाँ पर, क्योंकि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, और वो मिक्स कर देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को मिक्स कर देते हैं। तो मिक्स मत करना, आपको केवल और केवल ये समझना है कि सिंस और फॉर आ रहा है तो आपको आगे क्या यूज़ करना पड़ेगा, हेड बीन यूज़ करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। और सिंस और फॉर अगर नहीं आ रहा तो क्या होगा, वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म हो गया। इंग्लिश में ऐसे याद रखना है, और हिंदी में कैसे याद रखोगे, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और समय का जिक्र नहीं है ना, तो क्या यूज़ करोगे, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। कैसे, एग्जाम्पल सुन लो ध्यान से, कि यहाँ पर मैं बोलूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो क्या बोलूँगा, आई वॉज टीचिंग इंग्लिश। और ये अगर मैं बोलूँ कि मैं 3 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो फिर आई वॉज टीचिंग इंग्लिश सिंस 3 डेज, तो या फिर फॉर 3 डेज। आप जो बोलते हो ये सेंटेंस क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा। क्यों माना जाएगा, कि आपको पता है कि वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म जब भी है तो उसके साथ सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करते हैं। जब हेड बीन के साथ आईएनजी फॉर्म आती है तब हम सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं। तो याद रख लो इस चीज़ को अच्छे से। अगर मैंने सेंटेंस बोला कि मैं 3 दिन से इंग्लिश पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर ये वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म से नहीं बनेगा। सेंटेंस किससे बनेगा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 डेज। किससे बनेगा, आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 डेज। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि समय का जिक्र हो जाए तब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ ना करके किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर है। तो यहाँ पर याद रहेगा आपको सिंपल सा तरीका, और बहुत आसान है कि सब्जेक्ट के साथ अगर आपको वॉज वर्ब लिखा हुआ मिले, वॉज वर्ब के साथ अगर आईएनजी फॉर्म और आईएनजी फॉर्म के तुरंत बाद अगर ऑब्जेक्ट है, तो टेंस कौन सा आपका, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। पहचान क्या होगी, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, तो समय का जिक्र नहीं होता है। अब बात कर लेते हैं इसके जो फॉर्मूले होते हैं वो क्या होते हैं। देखो, सब्जेक्ट यूज़ करोगे, सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज़ करोगे, वॉज या वर। वॉज वर्ब के तुरंत बाद क्या यूज़ करोगे आप, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और फिर क्या यूज़ करोगे यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं नेगेटिव। इफ़ यू आर फ्रेमिंग नेगेटिव सेंटेंस, तो आपको पता है कि नेगेटिव में नोट कौन से नंबर पर आएगा, 3rd नंबर पे। कौन से नंबर पर आएगा, 3rd नंबर पे। तो यहाँ पर देखो, ये 1st नंबर पर सब्जेक्ट है, 2nd नंबर पर वॉज वर्ब है, और 3rd नंबर पर क्या आएगा, यहाँ पर नोट आएगा। तो सेंटेंसेस यानी टेंस के अकॉर्डिंग आपको माइंड में रखना है कि नोट कौन से नंबर पे यूज़ करना है, 3rd नंबर पे यूज़ करना है। क्लियर है, याद रहेगा। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब, बोलते रहो साथ में ताकि पता रहे आपका। क्या यूज़ करोगे, नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। फिर बात कर रहे हैं कि अगर हमें इसका प्रश्नवाचक बनाना पड़े, जैसे कि क्या वह 3 दिन से पढ़ा रहा था, अगर ये समय यूज कर दिया मैंने, तो क्या वॉज वर्ब से बनेगा, नहीं बनेगा ना। क्या बनेगा, बोलना पड़ेगा मुझे, क्या वह पढ़ा रहा था। तो समय अगर आ गया तो वॉज वर्ब से नहीं बनेगा, माइंड में फिट कर लेना। ये नहीं कि आप केवल रहा था, रही थी देख रहे हो, समय का जिक्र भी देखना उसमें, अरे हे
तो वॉज वर्ड से नहीं बनेगा, और नहीं है तो वॉज वर्ड से बनेगा। तो क्वेश्चन किससे करोगे आप, वॉज या वर। वाज नहीं, क्या बोलोगे इसे, वॉज। फिर क्या यूज करोगे यहाँ पर, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और यहाँ पर क्या यूज करोगे आप, ऑब्जेक्ट। क्लियर एंड क्वेश्चन मार्क। अब बात करते हैं इंटरोनेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। क्या वह नहीं पढ़ा रहा था, क्या बोला मैंने, क्या वह नहीं पढ़ा रहा था। तो क्या वह नहीं पढ़ा रहा था, तो यहाँ पर किससे क्वेश्चन करोगे, वॉज या वर। फिर आप क्या करोगे यहाँ पर, सब्जेक्ट। देखो यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, नोट आएगा अब या नहीं आएगा, आएगा। नोट कौन से नंबर पर आएगा आपका, थर्ड नंबर पे। तो नोट, नोट के बाद क्या यूज करोगे यहाँ पर, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। क्लियर है। तो थोड़ा बहुत अपना माइंड भी यूज़ करना पड़ेगा, और इफ़ यू आर सिटिंग इन क्लासरूम सो आपको थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा और माइंड को पूरा फोकस रखो। इसलिए मैंने आपको लिखवाना बंद कर दिया, क्योंकि समझ लिया तो लिखा हुआ तो कोई मतलब नहीं है, लिखा हुआ आप कितना लिखोगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ लिखे हुए बड़े बड़े, कभी याद है कि आपको सबको नहीं याद है। क्यों, क्योंकि आपको पास टाइम नहीं है पढ़ने का। बाकी सारी चीज़ें कर लोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि सारी चीज़ें मुझे क्लास में ही समझ में आ जाए। तो इसके लिए क्लास में समझने के लिए पहली चीज़ आपको क्लास में एक्टिव होकर बैठना पड़ेगा, क्लास में रेगुलर आना पड़ेगा, थोड़ा माइंड को यहाँ पर लगाना पड़ेगा। क्लास में आने के बावजूद अगर आप सो रहे हो तो देयर इज़ नो सेंस, कोई मतलब ही नहीं फिर क्लास में आने का। इससे अच्छा घर पे आराम से सोते आप। क्लियर है। तो यहाँ आए हो तो माइंड को पूरा एक्टिव रखो, बॉडी को एक्टिव रखो। 1 घंटे की बात है, और 1 घंटा आप एक्टिव रह गए तो बहुत सारी चीज़ें आप यही सीख जाओगे, आपको घर पे जाके सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या समझ में आया आपको कि जो चीज़ें आपको दिक्कत कर रही थी, टेंसेस जो दिक्कत कर रहा था आपको स्कूलों के अंदर या कॉलेज के अंदर, वो आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा जब आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लोगे। क्लियर है। तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज़ किया, पॉजिटिव सेंटेंस बोलते रहो। पॉजिटिव सेंटेंस क्या समझा हमने, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या है, वॉज या वर, वॉज वर के साथ क्या है, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव फ्रेम करना क्या करोगे, सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस नॉट आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव जब भी फ्रेम करना, रहा था, रही थी, रहे थे, वाक्य के अंदर में आएगा, लेकिन समय का जिक्र नहीं होगा। तो किससे स्टार्ट करोगे, जब क्वेश्चन करोगे, सब भी क्वेश्चन करते हो याद रखो, अगर 2 वर्ब है हमेशा सेंटेंस में तो फर्स्ट वाली हेल्पिंग वर्ब होती है, दूसरी वाली मेन वर्ब होती है। तो फर्स्ट वाली वर्ब को हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन करते वक्त आगे लेते हैं। ठीक है। और इसका आंसर किससे आएगा, इसका आंसर आएगा यस और नो से। कैसे, कि क्या वह पढ़ा रहा था, तो क्या बोलूँगा, वॉज ही टीचिंग, वॉज ही टीचिंग। अगर पढ़ा रहा था तो यह आंसर क्या दोगे, यस, और नहीं पढ़ा रहा था क्या बोलोगे, नो। तो यस और नो से आपका आंसर आएगा इस तरीके से। और बाकी WH वर्ड पढ़ाऊंगा जब आपको मैं WH पढ़ाऊंगा तब उसके आंसर आपको एक लाइन में देने पड़ेंगे। ठीक है। तो आपको याद रखना WH वर्ड के क्वेश्चन और इसके क्वेश्चन मिक्स मत करना, क्योंकि WH वर्ड में क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि वह क्यों पढ़ा रहा था, तो वाई वॉज ही टीचिंग, तो वाई यहाँ पर आया तो क्यों, भाई क्यों वर्ड आ गया, मतलब ये किससे बनेगा, WH वर्ड से, और उसका आंसर आपको एक लाइन में देना पड़ेगा। क्यों पढ़ा रहा था, उनकी इच्छा या फिर कुछ चीज़ होगी, प्रोसेस, इसलिए पढ़ा रहा था। तो यानी आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर किससे मिलेगा, यस और नो से। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर वॉज ही टीचिंग, क्या वह पढ़ा रहा था, क्या बोलोगे, यस। वॉज ही वॉचिंग अ मूवी, क्या वह मूवी देख रहा था, आंसर क्या दोगे, यस। वॉज ही ईटिंग फूड, क्या वह खाना खा रहा था, तो क्या बोलोगे, यस, और नहीं खा रहा था क्या बोलोगे, नो। क्लियर है। और अगर आपको इंटर और नेगेटिव बोलना पड़े कि क्या वह नहीं पढ़ा रहा था, तो क्वेश्चन किससे होगा, वॉज ही नॉट टीचिंग। तो वॉज वर्ड के साथ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो फॉर्मूले क्लियर है, कोई दिक्कत फॉर्मूले के अंदर, ये मैं अभी तक आपको ये पढ़ा रहा हूँ जो अपने स्कूलों में पढ़ा था। क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एग्जाम्पल ध्यान से समझने की कोशिश करना, और उससे पहले एक बात दोबारा माइंड में फिट कर लो कि किस किस के साथ आप क्या क्या यूज़ करोगे। तो पहले क्लास में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, कि जब आपका आई हो, ही हो, सी हो, इट या सिंगल नेम, तब क्या यूज़ करोगे, वॉज या वर। क्या यूज़ करोगे, वॉज यूज़ करोगे। क्या यूज़ करोगे, हाँ पीछे लिखना छोड़ दो, यहाँ समझने की कोशिश करो। आई, ही, सी, इट और सिंगल नेम के साथ क्या यूज़ करोगे, वॉज यूज़ करोगे। अगर आपका लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले, क्या लिखा हुआ मिले आपको, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, अगर ये चीज़ें लिखी हुई मिले तो क्या यूज़ करोगे, वर यूज़ करोगे। क्लियर है, याद रहेगा। इससे अच्छे से माइंड में फिट कर लेना। आई, ही, सी, इट, सिंगल नेम के साथ क्या यूज़ करोगे, वॉज। वी, यू, दे, प्लूरल नाउन के साथ क्या यूज़ करोगे, वर। प्लूरल नाउन का मतलब हो गया 2 नाम या 2 वस्तुओं का नाम, कुछ भी हो, आपको 2 नाउन के साथ क्या यूज़ करना है, वर यूज़ करना। सिंगल नेम के साथ क्या यूज़ करना है, वॉज यूज़ करना। अब बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो हिंदी में साथ में लिखूंगा, समझते रहना। एग्जाम्पल है, वह हंस रहा था। क्या सेंटेंस है, वह हंस रहा था। देखो वाक्य के अंदर में क्या है आपका, रहा था, और वह यहाँ पर क्या है, सिंगुलर बंदा है। क्लियर है। और कहीं समय का जिक्र हुआ क्या इसमें, नहीं हुआ ना। वह हंस रहा था, केवल सिंपल सा सेंटेंस है। इंग्लिश क्या बनेगी, ही वॉज लाफिंग।
क्या बोलोगे? ही वॉज लाफिंग। लाफ एक वर्ब होती है, लाफ की सेकंड फॉर्म होती है लाफ्ट। क्या होती है? लाफ्ट। ठीक है, लाफर्ड नहीं होता है। बहुत सारे क्या बोलते हैं डी को साउंड अलग लेते हैं, वो अलग है। आपको लाफ्ट हल्का सा साउंड देना है, लाफ्ट। क्लियर है? डी का साउंड बहुत ही कम लेना है। इसमें अक्यूज लिखा है, अक्यूज्ड, अक्यूजेड नहीं पढ़ना। फिर बहुत सारे क्या करते हैं उसको साउंड ही इतना मतलब क्या इतना बेकार लेते हैं कि फिर उनको इंग्लिश बेटर फील नहीं होता कि आप इंग्लिश बोल रहे हो। क्लियर? तो वर्ड धीरे धीरे आएंगे, प्रैक्टिस करोगे तब आते रहेंगे, लेकिन आपको बोलते रहना पड़ेगा। ठीक है? सेंटेंस क्या बना? वह हंस रहा था। क्या बना? ही वॉज लाफिंग। अगर ये नेगेटिव बनाना पड़े, हिंदी क्या बनेगी? जल्दी बोलो पहले, हिंदी क्या बनेगी? वह नहीं हंस रहा था। क्या कहाँ से आ गया पहले बताओ मुझे भाई, माइंड यही रखो अपना, वह नहीं हंस रहा था। नेगेटिव वर्ड है, इंटरोगेटिव नहीं है। नेगेटिव का इंग्लिश क्या बनेगी? ही वॉज नॉट लाफिंग। आधे तो कुछ ऐसे हैं जो कि वॉज भी यूज़ कर रहे हैं, वर भी यूज़ कर रहे हैं, ताकि दोनों में से कोई ना कोई तो सही हो जाएगा। भाई एक ही वर्ड यूज़ करना, या तो वॉज यूज़ करो या फिर वर यूज़ करो। ही वॉज नॉट लाफिंग। नेगेटिव आपका इंटरोगेटिव है, क्या वह हंस रहा था? क्या वह हंस रहा था? इंग्लिश क्या बनेगी? जल्दी बोलो, क्या बनेगा? वॉज ही। अब दिक्कत क्या होती है ये सुनना, दिक्कत यहाँ होती है स्टूडेंट को कि कहाँ हम यहाँ पर वॉज यूज़ करें या वर यूज़ करें। पहली चीज़ है कि वो देख लेना है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आपका इसमें से आ रहा है तो क्या यूज़ करना है? वॉज। सब्जेक्ट इसमें से आ रहा है, क्या यूज़ करना है? वर। तो ज़्यादा माइंड लेने की ज़रूरत नहीं है। दिक्कत होती है जब पैसिव पढ़ते तब भी दिक्कत होती है। तो आपको केवल ये याद रखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वॉज ही लाफिंग, क्या वह हंस रहा था। और इंटरोगेटिव क्या बनेगा? क्या वह नहीं हंस रहा था। इंग्लिश क्या बनेगी इसकी? क्या बनेगा? वॉज नॉट लाफिंग। वॉज ही नॉट लाफिंग। दोबारा बोलो मेरे साथ सारे सेंटेंस। वह हंस रहा था, वह हंस रहा था। ही वॉज लाफिंग, वह नहीं हंस रहा था। ही वॉज नॉट लाफिंग। और वॉज नॉट को आप चाहो तो शॉर्ट में बोल सकते हो वॉजंट। क्या बोल सकते हो? वॉजंट। क्लियर है? शॉर्ट में इसे बोलते हैं वॉजंट। तो बोलो मेरे साथ दोबारा। वह हंस रहा था, ही वॉज लाफिंग, वह नहीं हंस रहा था। ही वॉजंट लाफिंग। क्या वह हंस रहा था? वॉज ही लाफिंग। क्या वह नहीं हंस रहा था? वॉज ही नॉट लाफिंग। ठीक है? यहाँ पर अब कुछ सेंटेंस और बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पर बोलने की प्रैक्टिस करना आप मेरे साथ। वह इंग्लिश सीख रहा था, ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। वह इंग्लिश नहीं सीख रहा था, ही वॉज नॉट लर्निंग इंग्लिश। या फिर क्या बोल सकते हो? ही वॉजंट लर्निंग इंग्लिश। बोलो मेरे साथ, ही वॉजंट लर्निंग इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश सीख रहा था? वॉज ही लर्निंग इंग्लिश। क्या वह इंग्लिश नहीं सीख रहा था? वॉज ही नॉट लर्निंग इंग्लिश। तुम सोच रहे थे, तुम सोच रहे थे। यू वर थिंकिंग, तुम नहीं सोच रहे थे। यू वर नॉट थिंकिंग। क्या तुम सोच रहे थे? वर यू थिंकिंग। क्या तुम नहीं सोच रहे थे? वर यू नॉट थिंकिंग। क्लियर है यहाँ तक? तो इस तरीके से ही आपको सेंटेंसेस लेने हैं और प्रैक्टिस करनी है। बहुत आसान है, केवल आपको क्या आनी चाहिए? मेन वर्ब आनी चाहिए। उस मेन वर्ब का हिंदी आना चाहिए और इस मेन वर्ब की इंग्लिश आपको आनी चाहिए। बाकी दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, रहा था, रही थी, रहे थे, आ रहे हैं, तो क्या करना आपको? वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज़ करनी है। तो मेन वर्ब आपको जैसे मैं लिखवा रहा हूँ यहाँ पर अक्यूज लिखवाया था, वोकेब लिखवाई थी मैंने, उस वोकेब की प्रैक्टिस भी करनी है। तो सेंटेंस लेने आपको इससे आप सोचना है, खुद ही सोचो बैठे बैठे कि मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। मैं सो रहा था, आई वॉज स्लीपिंग। ठीक है? मैं खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज स्टडिंग। मैं किताब पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग ए बुक। मैं मूवी देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग अ मूवी। ठीक है? तुम जा रहे थे, यू वर गोइंग। तुम गोवा जा रहे थे, यू वर गोइंग टू गोवा। ठीक है? तुम सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग। तुम खेल रहे थे, यू वर प्लेइंग। तो कुल मिला के आपको नॉर्मल जो वर्ड आपके रूटीन में चलते हैं, आसपास जो भी देखते हो आप, उससे आप इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो।